नमस्कार। बिनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो बच्चे शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी आ चुकी हैं और वैकेंसी जितनी आई हैं उनकी संख्या कितनी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये सब जानकारी हम साझा करते हैं और देखते हैं इसमें धीरे धीरे। तो मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल है इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती परीक्षा प्रारंभ कर दी। बुरी खबर ये है इसमें कि बीएड वाला कोई भी फॉर्म नहीं डाल सकता है, इसमें सिर्फ डीएड वाले ही फॉर्म डालेंगे, यानी कि बीएड वालों के लिए इस परीक्षा में पात्रता शामिल नहीं है। दूसरा, इसमें सिर्फ डीएड वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं। वैकेंसियों की अगर बात करें संख्या कितनी है तो 13,000 पदों की संख्या है। आवेदन चालू होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो मैं इसमें अपन बारी बारी से सारी जानकारी समझते हैं। क्या सिलेबस रहेगा, क्या भर्ती परीक्षा के नियम है। तो पहले अपन देखते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग, यानी दो विभाग साथ साथ भर्ती करेंगे। एक स्कूल शिक्षा विभाग भी और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025, यानी प्राथमिक लोगों के लिए, प्राथमिक टीचरों के लिए। बात करते हैं परीक्षा संचालन की नियम पुस्तिका। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तारीख है वो 18 तारीख से है 7वें महीने में, और 2025 से यानी कि 18 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है वो आप कब तक कर सकते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे अपने 18 तारीख से लेके 1 तारीख तक। संशोधन करने की जो तिथि है आप अंतिम तिथि यानी 6 तारीख से लेके 8 तारीख 2025 तक कर सकते हो, यानी कि 1 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 8वें महीने में अगस्त में 6 अगस्त तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। 31 अगस्त 2025 से रविवार से मंडल की परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जाएंगी, यानी बहुत लंबा समय नहीं है आपके पास, लगभग बहुत कम समय। 31 अगस्त से परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। इस परीक्षा में शुल्क कितना है, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है, और यानी अनरिजर्व के लिए। बाकी जो मूल्य ओबीसी वर्ग में आएंगे, SC ST वर्ग में आएंगे तो सबके लिए 250 रुपये इसकी कीमत। परीक्षा जो समय है वो 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। पहली पाली में अभ्यर्थियों 8:30 से 10 बजे तक के लिए ये इनका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। परीक्षा का जो समय रहेगा वो 10:20 से 10:30, जो 10 मिनट का जो सब महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में 2 घंटे का हमारा पेपर, यानी 10:30 से 12:30 बजे तक पेपर लगेगा। द्वितीय पाली जो स्टार्ट होगी वो 3 से 5 बजे तक चालू होगी, यानी 2 पालियों में हमारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। बाकी परीक्षा के नियम क्या है, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 13,000 वैकेंसियां हैं। जिन वैकेंसियों को हम बारी बारी से थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 2 वैकेंसी मतलब 2 विभाग हैं, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में, मध्य प्रदेश जनजातीय विभागों में भी कुछ वैकेंसी। इनके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इस बार जो अतिथि विद्यमान है उनके लिए भी कुछ वैकेंसियों को रिजर्व रखा गया है। दूसरा, टोटल जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को अपन देखते हैं, परीक्षा के रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो ये हमारे पास भर्ती हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षक जो नवीन पद है सीधी भर्ती में, कुछ अतिथि शिक्षक प्रवर्ग के लिए कुल 4060, यानी कि 40-60 यानी 4060 जो पद हैं वो इनके लिए रखे गए हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए, जिन्होंने अब कितना अतिथि शिक्षकों ने स्कूल में पढ़ाया ये अपन थोड़ा रेगुलेशन ऊपर देखते हैं। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1487 का आरक्षण पर रखा गया, यानी 14% आरक्षण दिया गया। अभी 27% आरक्षण का इन्होंने कोई प्रावधान जोड़ा नहीं है। तालिका 2 भागों में बटी रहेगी, 13% भागों में और 87%। जो रिजल्ट आएगा सिर्फ 87% का ही आएगा, 13% जो पद रहेंगे वो होल्ड रहेंगे। इसलिए कोशिश करना कि अंतिम रूप से चयन होने के लिए 87% में ही नाम आए, 13% में नाम रहे ना। अगर हम टोटल बात करें कि सिलेबस कैसा है हमारा, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इस बार जो रखा गया है, क्या सिलेबस रखा जाएगा। पात्रता के लिए उम्र की जो आयु गणना है वो 1 जनवरी 2025 होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, यानी 21 वर्ष से कम का अगर एक दिन का भी होगा नोटिफिकेशन को, और ये डेट काउंट जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। यानी कि अब जो विज्ञप्ति है उससे नहीं, 1 जनवरी 2025 से जो निकल चुका है, तो आप जो कोई 1 जनवरी 2025 को 21 साल का होगा वही इसमें फॉर्म डाल पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो डेट जो काउंट करने के लिए उन्होंने दी है, इस काउंट करने के लिए वो 1 जनवरी 2025 रखी। 1 जनवरी 2025 को यदि कोई 21 साल का हो रहा है तो ही फॉर्म डाल सकता, अन्यथा नहीं डाल सकता। तो जो लोग अभी डीएड करके कर रहे हैं या जिनका हो गया है तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखें। बीएड वाला तो इसमें फॉर्म डाल ही नहीं सकता, तो बीएड वाले का तो कोई विकल्प ही नहीं बचता है, फॉर्म सिर्फ डीएड वाले डालेंगे। तो इसमें क्या डेट रखेगी, एज रखेगी, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।
अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 40 साल। मध्य प्रदेश का मूल निवासी सहित महिला आवेदक होती है, वो अनारक्षित वर्ग की है तो उसे 5 साल की और छूट दी जाएगी। यानी कि अगर वो अनरिजर्व है और अगर पुरुष है तो उसे 40 साल अधिकतम आयु, 21 न्यूनतम है। अगर वो महिला है, अनरिजर्व से बिलोंग करती है, तो फिर वो 45 साल तक अपना फॉर्म डाल सकती है। लेकिन अगर अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में, कम से कम 3 शैक्षणिक सत्रों में आपने पढ़ाया हो, एक सत्र में नहीं 3 सत्रों में पढ़ाया हो, न्यूनतम कम से कम 200 दिवस तक मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में यदि आपने अध्यापन यानी पढ़ाया है, तो उनकी अधिकतम आयु सीमा कितनी रखी जाएगी? ध्यान रखना, पढ़ना क्या है, 3 सत्रों में पढ़ाया हो आपने, 1 2 3 3 सत्रों में अधिकतम 200 दिन तक आपने पढ़ाया हो, तो फिर आपको आयु सीमा में, अगर आप अनरिजर्व से हो, पुरुष हो तो 49 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हो, अनरिजर्व से महिला है तो 54 साल तक फॉर्म भर सकती है। दूसरा, अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी नगर सैनिक हों तो उनके लिए 45 साल रखी गई है। उसमें पुरुष महिला मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्गों को छोड़कर अनुसूचित जाति में हो, जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग को तो 45 साल, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अधिकतम 54 साल का। ये 54 साल क्या है? ये 54 साल वो है अगर उन्होंने आप 200 दिन तक लगातार या 3 शैक्षणिक सत्रों में कहाँ पढ़ाया हो, शासकीय किसी स्कूल में, यदि आपने सरकारी बच्चों को पढ़ाने में सेवाएं अतिथि शिक्षक के तौर पर दी हैं तो। दूसरा, मध्य प्रदेश का मूल स्थान निवासी अगर कोई दिव्यांग है यानी कोई विकलांग है तो फिर उनके लिए 45 साल अधिकतम उम्र रखी गई है। अगर कोई दिव्यांग है, ऐसा व्यक्ति दिव्यांग जो कि कुछ 3 सत्रों में 200 दिन तक अगर लगातार उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाया हो अतिथि शिक्षक के तौर पर, तो 54 साल अधिकतम फॉर्म भर सकता है। तो न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु काउंट कब से होगी? 1 जनवरी 2025 से। ध्यान रखना, जो बच्चा अगर मई महीने में, जून के महीने में या अगस्त के महीने में या जो महीने निकल चुके उनमें अगर 18-21 साल का हो गया है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। फॉर्म 1 जनवरी 2025 को यदि आप 21 साल के हो तो ही फॉर्म भर पाओगे। इस बात को अच्छे से देख लेना, क्योंकि नए डीएलएड वाले बच्चे बार बार फॉर्म डालेंगे, फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि उसमें न्यूनतम 21 वर्ष ही है और जो आयु काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ध्यान रखना इस बात को पढ़ने के लिए। इस बात में इसके बाद में देखते हैं हम जो क्या सिलेबस रहेगा इसके लिए। किसी भी परीक्षा में पढ़ने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है उसका सिलेबस जान लेना। सिलेबस यदि हमने ठीक से नहीं जान पाया तो फिर हम उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वेतनमान कितना है वो तो हम देख ही लेंगे, कितना वेतन दिया जाएगा, क्योंकि नौकरी लगने के बाद ही तो वेतन मिलेंगे। तो हमें ये देखना है कितने पद हमारे लिए रखे गए हैं, कितने पदों की टोटल व्यवस्था है। यहाँ पर हमारा सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पर हम मेन फोकस करेंगे, उसके बाद वैकेंसी देखेंगे, क्योंकि पहला काम है हमारा आज से ही तैयारी में जुट जाना। समय सीमा कितनी रहेगी हमें, तो 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। 2.5 घंटे, क्योंकि हमारा 2 घंटे का पेपर है तो कितना समय दिया जाएगा आपके लिए, तो हमारे 2 घंटे के पेपर है। बात करते हैं यहाँ पर इस बार मूल्यांकन कैसे होगा उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। मूल्यांकन से हमें सबसे पहले सीखना है सिलेबस, यानी कि हमारा जो सिलेबस क्या है, ताकि हम पढ़ाई में जुट जाएं। इन सब चीज़ों का तो होता ही रहेगा कि क्या कितनी सैलरी रहेगी, ये तो सब है ही। हमारा सबसे पहला काम है, क्योंकि बहुत समय नहीं दिया है, 31 अगस्त से ही फॉर्म चालू, 31 अगस्त से पेपर चालू हो जाएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, समय बहुत कम है और बहुत पढ़ना है। तो ये देख लेते हैं सिलेबस क्या है। आप इस चीज़ को अच्छे से नज़र देखना कि क्या हमारे पास सिलेबस रहेगा। पहला, अच्छी बात यह है कि इस बार बाल विकास को नहीं जोड़ा गया है इसमें, क्योंकि बाल विकास बहुत टफ होता है और सबको पढ़ने में थोड़ा परेशान भी करता है। खासकर इसकी किताबें भी मध्य प्रदेश में बहुत कम मिल पाती हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस पर। क्या सिलेबस है, तो विषय वस्तु में देखा जाए तो सभी विषय अनिवार्य हैं। पहला, हिंदी भाषा 15 नंबर की आएगी, कुल 15 प्रश्न आएंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का ही रहेगा। दूसरा, अंग्रेजी भाषा 15 नंबर की आएगी, 15 ही क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 15 दूनी 30, यानी 2 लैंग्वेज आएंगे, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, और दोनों ही अनिवार्य हैं, दोनों ही करनी पड़ेंगी, विकल्प नहीं कि आप अंग्रेजी छोड़ दो। तीसरा, अगर हम बात करें मैथ्स की, तो गणित आएगा 20 नंबर का, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन 20 ही आएंगे, तो हमारे नंबर हो गए बढ़कर कितने, 30 और 20 50, यानी 50 नंबर का ये हो गया। टोटल 30 नंबर की फिर हमारे पास विज्ञान आएगा,
और सामाजिक विज्ञान आएगा 20 नंबर का। इस तरह से हमारा टोटल जो पेपर है वो कितने का आएगा, 100 नंबर का। यानी पेपर जो है हमारा पूरा कितने नंबर में डिवाइड है, 100 नंबर में। अब बात करते हैं यदि हमारा 100 नंबर का पेपर है तो कितने विषय हमारे पास हो गए, तो मान लेते हैं हमारे पास विषय टोटल 100 हो गए। अब हमारे पास ये जो टोटल 100 विषय हैं, इन 100 नंबर के क्वेश्चन में विषय टोटल हमारे पास लगभग 5 ही हो रहे हैं, लेकिन ये दिखने में सिर्फ आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। इन विषयों को अगर आप देखोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना सिलेबस आएगा क्वेश्चन में। जैसे कि हिंदी कितने नंबर की आएगी, तो 15 नंबर की। तो हिंदी में हमें हिंदी पढ़ के जाना। अब आपके मन में विकल्प रहेगा, क्या साहित्य पढ़ के जाएं या फिर व्याकरण पढ़ के जाएं। तो आप व्याकरण पर पहले ध्यान देना बहुत अच्छे से। व्याकरण जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर हिंदी साहित्य भी हल्का फुल्का पढ़ के जाना, क्योंकि 9th क्लास से हिंदी साहित्य स्टार्ट कर देती है किताबों में। तो थोड़ा बहुत भाषा क्या होती है, भाषा तो इसके बारे में पढ़ के जाना थोड़ा बहुत, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते बिल्कुल व्याकरण पढ़ के जाए। बात करते हैं अगर वही अंग्रेजी भाषा की, तो भाषा दोनों ही एक जैसी हैं। अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो वहां भी आपको दोनों ही तरह से पढ़ के जाना पड़ेगा, व्याकरण भी उसका पढ़ के जाना पड़ेगा, साथ ही साथ में व्याकरण के साथ साथ में उसका लिटरेचर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसका साहित्य नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ आप व्याकरण पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो हमारे 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरा सब्जेक्ट हमारा मैथ्स आ गया। तो मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैथ्स में आप अभी हमें व्यापम ने किसी तरह से कोई टॉपिकों के नाम नहीं दिए हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या आएगा। तो आप तो लगभग जो भी हमारा एडवांस मैथ की तरफ स्टार्टिंग में ना भागें, पहले अर्थमेटिक ही करके जाएं आप। तो पहले आप जब अर्थमेटिक ढंग से पढ़ के जाओगे तो इसके बाद आप जाके एडवांस मैथ की तरफ जाना। यानी कि स्टार्टिंग से आप एडवांस में अपना समय खर्च ना करें। हो सकता है कि एडवांस का आपको एक भी क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है कि 15 एडवांस नंबर के मिले। तो आप पहले अर्थमेटिक पर अच्छे से मेहनत करना, फिर बाद में एडवांस मैथ की ओर बढ़ना, क्योंकि पहली प्राथमिकता आपकी ये रहेगी। और इसमें भी आप उन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान देना जैसे कि प्रतिशत का टॉपिक है, जैसे कि आपके नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति वाला, और इसके अलावा जैसे हम बात करें किसकी, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बाद बात करें तो जैसे एक टॉपिक हमारा चलेगा, बाकी टॉपिक तो लगभग सभी पढ़ के जाने हैं, पर जिन पर हमें विशेष फोकस करने हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, आयु है, ये लगभग 5-10 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन सब पूरे 20 ही आने हैं। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में इसके सभी मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो गणित या मैथ्स जो आ रहा है वो लगभग 20 नंबर का आना है। तो 20 ही टॉपिक है लगभग, वो मान लीजिए हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी डाल देता तो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। अब अगर बात आती है एडवांस की, तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन एडवांस में थोड़ा बहुत जैसे सर्कल वाला टॉपिक है या जो कुछ टॉपिक आते हैं थोड़ा बहुत वो उसमें से पढ़ के जा सकते हो आप। बात करते हैं हम तीसरा, तो 2 भाषा हो गई हमारी, हिंदी और अंग्रेजी। तीसरा हमारा गणित हो गया। चौथा हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा विज्ञान। विज्ञान इस बार हमारे लिए 30 नंबर का जोड़ के दिया है, यानी इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। यानी पूरे पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, साइंस का। साइंस में हमें 3 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ते हैं। पूरा भौतिक विज्ञान हमें पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद हम पूरा रसायन विज्ञान पढ़ के जाएंगे। इसके बाद फिर पूरा जीव विज्ञान पढ़ के जाएंगे। जीव विज्ञान में 2 भाग आप जानते ही कि 2 भाग हो जाते हैं उसके आगे, तो जूलॉजी वाला भाग भी हो जाता है। चूंकि इस बार उन्होंने पूरा सब्जेक्ट दिया है, मैं 30 नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज साइंस के ही है, जूलॉजी। जूलॉजी के बाद में अपन बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र, और साथ ही साथ में इसमें कुछ टॉपिक पर्यावरण के भी ऐड हो जाती हैं, यानी पर्यावरण वाला कुछ हिस्सा भी इसी के अंदर आएगा। इस तरह से हमारे पास साइंस में 3 सब्जेक्ट दिखने में लग रहे हैं आपको, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान भी पढ़ के जाना। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को भी देख के जाओगे तब जाके इसमें से 30 नंबर की व्यवस्था हो पाएगी। और हमेशा जब इस तरह से साइंस 30 नंबर की बटी होती है तो कम से कम 15 नंबर का वेटेज ये छोड़ेगी, और 7-7 नंबर के या 8-8 नंबर का वेटेज ये छोड़ेंगे। 1 नंबर पर्यावरण का आ सकता है। इस तरह से आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा पूरा विज्ञान। बात करते हैं पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस। अच्छी बात यह उन्होंने कि सामाजिक विज्ञान में, चूंकि हम सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस होते हैं वो 10वीं क्लास तक पढ़ के जाते हैं, तो आपको पता है कि सोशल साइंस के अंतर्गत हम 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं। सोशल साइंस में सबसे पहले हमेशा भूगोल चालू होता है। सोशल साइंस में सबसे पहले हमेशा भूगोल को चालू करते हैं, यानी वो हमें पहले ये बताते हैं कि पृथ्वी पर, दुनिया पर कौन सी चीज कहाँ मौजूद है। पृथ्वी पढ़ने के बाद में हाल ही हमसे फिर
अगर हम जैसे ही भूगोल पढ़ जाते हैं वैसे ही हमसे फिर यहाँ पर इतिहास चालू करवाते हैं, तो इसमें इतिहास भी आएगा। अब वेटेज कितने नंबर का है? 20 नंबर का। इतिहास के बाद हाल ही फिर उस जगह का जहां पर शासन चलाते हैं तो उसे राजनीति यानी पॉलिटी, या अपन जैसे संविधान कहें तो संविधान पढ़वाते हैं हमसे। फिर तीसरा, इस जगह पर इनकम के स्रोत क्या है तो हम उसे अर्थशास्त्र कह सकते हैं, तो इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे। यानी सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, एक भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ के रखने पड़ेंगे। इस तरह से आप देखोगे कि जो सिलेबस हमारे लिए मैंने, सैलरी कितनी मिलेगी, सेंटर कहाँ रहेंगे, ये तो मिल ही जाएंगे आपको, इनमें क्या दिक्कत है। फॉर्म भरोगे सेंटर मिल जाएगा, नौकरी लगेगी, सैलरी मिलने लगेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा वरीयता जो देना है वो सिलेबस को देना है, समय बचा नहीं है। आज कितने तारीख हो चुकी है? आज 12 जुलाई हो चुकी है। 18 अगस्त से हमारे 18 जुलाई से फॉर्म डलने चालू होंगे, फिर इसके बाद में 31 अगस्त से हमारे पेपर चालू हो जाएंगे। हमारे पास लगभग 30 दिन अगर पूरे वो देख लें, और लगभग अगर 12 ये घटा दो आपके लिए, तो लगभग 18 दिन ये हुआ, 30 और 18 आपके लगभग 50-48 दिन के पास आपके पास समय बचा है। इतने दिनों में आपको जो तैयारी करनी है वो कितने सब्जेक्ट की करनी है? हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, फिर मैथ्स पढ़ना है, फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, फिर विज्ञान पढ़ना है। आप फोकस करना सबसे पहले साइंस पर और सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान में 3-4 सब्जेक्ट हैं, इस तरह से 8 सब्जेक्ट ही हो जाएंगे। तो इस पे आप विशेष ध्यान हो। इस हम कल से ही यानी कि 13 जुलाई से साइंस का एक नया टॉपिक चालू करेंगे, जो पूरी तरह से उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगा जो वर्तमान में इसमें शिक्षक पात्रता के लिए पात्र रहेंगे, यानी डीएलएड वाले। बीएड वाला इसमें फॉर्म नहीं डालेगा, ध्यान रखना इस बात को। मिलते हैं कल नए सब्जेक्ट के साथ और विज्ञान के साथ।